नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका अन अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और क्योंकि सुबह नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आपकी जो क्लासेस है वो बीच में डिसरप्ट हो गई थी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने एक ऐसे समय में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की जब जहाँ तक आप शिक्षा दर की बात करें तो जो साक्षरता दर थी वो बहुत-बहुत कम थी। और उसमें भी अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। ऐसे माहौल में भी अन्ना राजम मल्होत्रा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को न केवल क्लियर किया बल्कि ये महिलाओं के लिए एक मिसाल भी बनी। देखिए, जो अगर आईएएस परीक्षाओं की बात करेंगे तो बेसिकली इसकी शुरुआत तो आप ट्रैक करेंगे तो मौर्यन के समय से मिलेगी, लेकिन इसका जो सिस्टमाइज्ड स्वरूप है वो हमें अंग्रेजों के समय से मिलता है। अंग्रेजों के समय में जो सर्विसेज थी इनको हम आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते थे। और उस समय जो भी जो कैंडिडेट जिन्होंने जो भी इंडियंस थे जिन्होंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, चाहे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों या आपके सुभाष चंद्र बोस, ये सभी जो है मेल कैंडिडेट्स थे, यानी उस समय किसी भी फीमेल कैंडिडेट ने सफलता हासिल नहीं की। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स की सफलता का अभियान है जो आज तक सतत चला आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी महिला आईएएस अधिकारी हैं और कई सारी महिला अधिकारी जो जिन्होंने आईएएस की इस प्रतिष्ठित परीक्षा को टॉप भी किया है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई अन्ना राजा मल्होत्रा से, जो पहली बार 1951 में कोई महिला जिन्होंने आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इनका जन्म हुआ था एर्नाकुलम में। तो ये तो रही बात अन्ना राजा मल्होत्रा की। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आज हमारे पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्कुल टिप पे होती हैं। यानी आपके पास सूचनाओं की पहुँच बहुत आसानी से और बहुत सुलभता के साथ हो सकती है, फिर भी हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं। और ऐसे में ऐसी जो शख्सियत होती है वो हमारे लिए मिसाल बनती हैं कि बाधाओं को पार करते हुए भी, चुनौतियों को पार करते हुए कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा अपने पोटेंशियल को बढ़ावा दे सकता है, किस तरीके से अपने पोटेंशियल को एनलार्ज कर सकता है और बन सकता है आईएएस ऑफिसर। तो इसकी मिसाल है अन्ना राजा मल्होत्रा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जरा हम अपना समाचार मंथन देखते हैं सबसे पहले क्या क्या न्यूज़ है जिनको डिस्कस करना है। बात करेंगे हम प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल पार्क है, जो ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क है, बेसिकली जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने अपने बजट में इसकी बात की है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे इंडस्ट्रियल पार्क में क्या खास बात है जिसको बजट में भी डिस्कस किया गया। हालांकि जो ये स्कीम है ये अभी बहुत नई नहीं है, दिस इज़ एन ओल्ड स्कीम, लेकिन इसमें बजट में क्या क्या खास बातें की गई हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेके, इसको समझेंगे। और इसके साथ ही साथ इससे किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट स्प्लिट वर्डिक्ट आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके, तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे डीजे पिन की, जो कि आपका जो ये डाक तार विभाग है उस वहाँ से डीजे पिन सर्विसेज के बारे में जो न्यूज़ है वो सामने आई है, उसकी बात करेंगे। इसके बाद जो अभी बजट आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत सारे तोहफे दे दिए। जहां बिहार का जो बजट रहा वो 56,000 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश का बजट रहा 15,000 करोड़। वहां पे ही न्यूज़ आई विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल की। तो विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल के बारे में क्या खास बात है और क्यों बजट में इसके बारे में बात की गई और यहाँ पे किस तरीके के विकास की परियोजनाएं लाने की बात की जा रही है, इसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कल्चरल मैपिंग इनिशिएटिव की और लास्ट में चलेंगे आज की महत्वपूर्ण लोकेशन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन न्यूज़ का सिलसिला। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ हम ले रहे हैं, जहां बजट 2024 बात की गई कि गवर्नमेंट टू सेट अप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क इन 100 सिटीज़। तो अभी जो बजट आया उसमें ये कहा गया कि भारत के 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या कहा गया कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, कहाँ पे, 100 शहरों में। तो जैसे कोई भी बजट आता है, आपको पता है इससे पहले जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था और अभी जो बजट आया है ये 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, क्योंकि जो बजट का जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो उसी में बेसिकली 12 इंडस्ट्रियल पार्क की बात की जा रही है। देखिए, जब हम 12 औद्योगिक ये पार्क की बात करें तो आप ऐसे समझिएगा जैसे जब आप किसी पार्क में जाते हैं, चाहे वो वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक ही पार्क में आपको जैसे जो भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए नीडेड चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती हैं। जैसे वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है। वहाँ पे जिम करने वाली चीज़ें हैं, तो जो लोग हैं वो जिम एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से फिजिकल जो क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह जिस तरह से पार्क में होते हैं, सेम वे इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब ये होगा कि जहाँ पे इंडस्ट्री के लेवल पे आपको वो सारी चीज़ें एक प्लेटर पे मिल जाएं, चाहे वो जो भी इकोनॉमिक नीड है वो वहाँ से फुलफिल करी जा सके।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और इसको राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत किया गया। अच्छा, अब गलियारा विकास कार्यक्रम क्या है, तो इसको ऐसे समझिएगा जैसे आपके रूम को जोड़ने के लिए जो गैलरी होती है कि मतलब अंदर अंदर आपको रूम में पहुंचा दिया या अंदर अंदर लॉबी तक पहुंचा देता है, सेम वे गैलरी का मतलब होता है जो आपको जो जो क्षेत्र है वो आपको आपके जो इंडस्ट्रीज है वहां से जोड़ दे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट का। और उसके बाद फिर 100 शहरों में वहां पे जो मतलब जो बेसिकली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी लेवल पे हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं। और इसका जो मेन मोटो है, मेन एजेंडा है, वो ये है कि अगर इंडस्ट्रियल पार्क होंगे यानी एक ही पार्क में आपके सारी इंडस्ट्रियल नीड्स पूरे होंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने से भी यहाँ पे तात्पर्य खासतौर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बूस्ट करना है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। अब अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहां पे रोजगार सृजन अपने आप हो जाएगा। तो ये कुछ प्री प्लानिंग है बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल पार्क को लेके, जो सरकार लेके चल रही कि हाँ इस तरीके की प्लानिंग हम कर सकते हैं और इस तरीके से हम रोजगार सृजन को और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे पाएंगे। इसी में देखिए, अगर हम बात करें कि नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क होते क्या हैं, तो एज वी हैव डिस्कस कि औद्योगिक पार्क का सीधा मतलब क्या है कि जहां पे औद्योगिक गतिविधियों को समूह को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है, यानी एक ही साथ आप डिफरेंट जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश का जो श्री सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो बेसिकली इसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। अब अगर हम बात करें कि इस तरह के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इनका क्या महत्व होता है या बेसिकली इनको क्यों लाया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है रोजगार के अवसर। अच्छा, इस बार के बजट में आपको पता है कि जो युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें लाई गई, चाहे वो 1.25 करोड़ जॉब क्रिएशन हो या ईपीएफओ में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसके साथ ही साथ बहुत ही किफायती दरों पर आपके शिक्षा ऋण की बात की ऑनरेबल मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनते हैं तो बट ऑब्वियसली इट विल क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स, रोजगार के अवसर डेफिनेटली यहाँ से बढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब निवेश होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जो प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाता है, प्रोडक्शन अपने आप इनहेंस हो जाता है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने में भी फिर इसका मेन जो है एजेंडा होगा। और साथ ही साथ जो एफडीआई की जैसे मैंने आपकी बात की, तो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होंगे तो किसी भी जो विदेशी निवेशक होगा ना उसके लिए भी आसानी होगी इसको ये समझने के लिए कि जो मेरा निवेश है अब यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, तो बट ऑब्वियसली जो विदेशी निवेशक होंगे वो यहाँ पे आके अपना अपना निवेश करेंगे। तो ये तो बात रही औद्योगिक पार्क के बारे में। अब अगर हम समझें कि किस प्रोग्राम के तहत इसका डेवलपमेंट है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ वेरी न्यू स्कीम। इसका जो बेसिक आइडिया था वो हमारा एनआईसीडीपी से था। एनआईसीडीपी का मतलब है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास करना जिससे कि भविष्य के औद्योगिक शहर विकसित हो सके। देखिए, लगातार जो हमारी सरकार है उनका ये एजेंडा है कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। एक तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट से एक तो आपका जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो ना केवल जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ती है और साथ ही साथ जो जॉब क्रिएशन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो लगातार जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने पे सरकार का जोर रहा है। कार्यान्वयन की बात करें तो 11 औद्योगिक गलियारों की योजना बनाई गई थी जिसमें 32 परियोजनाएं 4 चरणों में विकसित की जानी थी। जो पहला औद्योगिक गलियारा बनना था वो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसको 2007 में ही मंजूरी दे दी गई थी। इसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। तो ये तो बात रही 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ही। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो न्यूज है दैट इज फ्रॉम द हिंदू, जहां पे द हिंदू की न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया। अच्छा, खास बात क्या है कि ये जो वर्डिक्ट है दिस इज अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट मतलब होता है बटा हुआ। जैसे मानो कि कई बार आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कई सारे जजेस की बेंच होती है ना, जैसे 4-5 जज मिलकर कोई फैसला दे रहे हैं। तो अब ऐसे में फैसला कैसे आता है कि कॉमन कंसेंसस बनाई जाती है और हो सकता है सारे जजेस के अपने अलग अलग ओपिनियन भी हो जाए। तो ये जो फैसला आया, यहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी। तो द बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्न एंड संजय करोल, 2 जजेस हैं, ऑनरेबल बीवी नागरत्न एंड ऑनरेबल संजय करोल, इनकी बेंच थी। इनका स्प्लिट वर्डिक्ट आया जिसका मतलब ये है कि दोनों जजेस की अपनी अलग अलग ओपिनियन है।
अब दोनों जजेस की अपनी जो अलग अलग ओपिनियन है, वो ओपिनियन है नेशनल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के। दोनों ने अपने अलग अलग जो विचार हैं उसको प्रस्तुत किया है। और इस विचार में उन्होंने बेसिकली बात की है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, यहाँ पे खास तौर से बात की गई है सरसों की। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि सरसों को लेकर के अभी और ज्यादा अनुसंधान और जो है थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही ये मामला आगे बढ़े। चलिए जरा समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। सबसे पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला है विभाजित फैसला। तो जैसे मैंने आपको बताया विभाजित फैसले का सिंपल मतलब क्या होता है कि दोनों ही जजेस की इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय थी। अच्छा, दूसरी जो खास बात ये है कि ये जो याचिका दायर की गई थी ये पीआईएल थी, यानी दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? जहां पे जो याचिका करता होगा उसका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कोई किसी कॉमन मुद्दे को लेके कोई और पहुंचे आपके सुप्रीम कोर्ट में, जिसका खास तौर से इस मुद्दे से लेकर कोई भी जुड़ाव नहीं था। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मानिए कि कहीं पे नाला है और नाले की वजह से बच्चों के स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बच्चे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, बल्कि उनके बिहाफ पे क्या हो कि जो कुछ लोग हैं वही सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि इससे जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करे, या इसको जो है मान्यता देते हुए, इसको याचिका देते हुए अपना जब मतलब बात करना शुरू करता है, तो ऐसे किसी भी पॉलिसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। तो ये जो याचिका थी बेसिकली ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जीएम क्राफ्ट्स को लेकर के, पहले तो जब 2022 से ये पूरा मुद्दा चल रहा था, तो अक्टूबर 2022 में क्या होता है कि जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि जो है आप एक काम करो, इसको रिलीज कर लो और इसके बारे में मतलब आगे लेके आओ। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो लोग इस दिशा में काम कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि इसको लेके कई सारी आशंकाएं अभी भी हैं। देखो, अगर तो ये कपास होता, जैसे कि हम पहले बीटी कपास की बात करते हैं, अगर कपास है तो कोई बात नहीं, उसको हम खाते थोड़ी हैं। लेकिन मान लो अगर सरसों है, हमें नहीं पता कि इससे क्या प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आएगी? देखो, जीएम का सीधा मतलब क्या होता है कि किसी की जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाए। सपोज करिए राजस्थान का कोई घास है जिसमें कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगता, तो हम क्या करें, चेक करें कि ये इसके किस जीन की वजह से होती है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके समझे तो हर किसी के जो डीएनए है उसमें केंद्रक होता है, और केंद्रक को जब आप देखेंगे तो उसमें ये जीन मिलते हैं, जीन की श्रृंखला मिलती है, और हर किसी के जीन की श्रृंखला ही आपस में विभेदीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो किस जीन की वजह से कीड़ा नहीं लग रहा है, उस जीन को ही लीजिए और मॉडिफाई करके किसी ऐसे क्रॉप में डाल दीजिए जिसमें लगातार कीड़े लग जाते हैं, जैसे राइस की खेती। तो इससे क्या होगा कि इसमें कीड़ा और नहीं लगेगा, तो वो फसल कभी खराब नहीं होगी। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये कि अगर मान लो कि हमें नहीं पता कि जो है क्या वो जहरीला तो नहीं कर देगा राइस को, क्या उससे जो जमीन है वो तो नहीं बंजर हो जाएगी। तो इसको लेके अभी बहुत ज्यादा अनुसंधान की जरूरत है। और इसीलिए जो हमारे जो किसान हैं या जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं, वो अभी इसको लेके बहुत ज्यादा कह लीजिए तो बहुत अवेयर नहीं है, या अभी इसको लेके बहुत कंफर्म, बहुत श्योर नहीं है। इसीलिए बाद में नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बोला कि आप एक काम करो, इसको स्टेटस को मेंटेन करो, यानी यथास्थिति बना के रखो, वी विल सी इन फ्यूचर के अभी इसमें क्या करना है। तो फिर यही हुआ। इसके बाद अगर हम इस जजमेंट की बात करें, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि अगर जीईएसी देखिए जो भी जीएम को लेके, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेके जो भी चर्चाएं होती है, उसकी जो समीक्षा है या जो उसको लेके जो भी फैसले वो जीईएसी ही लेता है। तो इसको लेकर के मतलब आपके ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो पहले हम इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार क्या करे कि जितने भी हितधारक हैं, राज्य हैं और किसान समूह सहित एक परामर्श समिति डेवलप करें, जिस जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके आधार पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए। आयात विनियम की बात करें तो जीएम खाद्य के आयात के मामले में एफएसएसएआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। तो ये तो बात रही इस फैसले की। अगर हम जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वो फसलें हैं जिनकी आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल को प्रयोगशाला के लेवल पे हमने चेंज कर दिया, संशोधित कर दिया, जिससे मतलब अब चेंज कैसा सकता है कि वो उनको उनमें फिर आपको कीटनाशक ही ना डालना पड़े, यहाँ पे फसल उत्पादन बढ़ा लिया जाए, ठीक है, जलवायु अनुकूलन जैसा लाभ मिले। तो ये सारी चीजें होती हैं विवरण और महत्व में। अगर हम चिंता और भारत की स्थिति की बात करें, तो जैसे क्या क्या चिंताएं हो सकती है, चिंताओं में एलर्जी प्रतिक्रिया, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और प्रतिरक्षा दमन, ये सब कुछ इससे जुड़े हुए चैलेंजेस और चिंताओं में शामिल है।
चलिए, अगर आपको इससे जुड़े हुए पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो टेलीग्राम आईडी देख रहे हैं इससे जुड़िएगा और इसका स्नैपशॉट ले लीजिए जहाँ से आपको इस लेक्चर का पीडीएफ और मेरे आने वाले कोर्सेज की जानकारी, इसके साथ ही साथ जो भी लेक्चर लिंक्स हैं वो सब मिल जाया करेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी और आपको पिछले सालों के पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को आप सॉल्व कर पाएंगे स्पेशल क्लासेस में समाचार मंथन पे बेस्ड सारे एमसीक्यूज। इनके लिए आप अपने ऐप पे या तो के लाइव 31 या ख्याति खड़े सर्च करके मेरे पेज पे जुड़ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जहां हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की बात करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि बेसिकली इस जो स्कीम को मार्च 2024 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाने के लिए लाया गया था। तो ये क्या है, एक निधि सीमित योजना है जिसमें कुल 4 महीने की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए व्यय करने जाने थे। अभी क्या है, ये बिल्कुल समापन पे है, 31 जुलाई को ये समाप्त हो रहा है। इसमें क्या था कि जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो वाणिज्यिक वाहन है, तो जैसे आप देखेंगे तो दो तिपहिया वाहन होगा, जैसे आपका ई रिक्शा हो गया या गाड़ियां हो गई, 2 पहिया हो गए जैसे स्कूटी बाइक, इन सबको जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बेसिकली इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसके लिए क्या था कि इनको एक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत होना था। तो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, जहां पे देखिए ये न्यूज बेसिकली हमें न्यूज़पेपर में मिल रही थी, लेकिन बहुत छोटे से ब्लॉक आइटम में ही लिखी हुई थी। तो मैंने इसको पीआईबी से कवर किया, जहां मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की साइट पे लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीजेस बीटा वर्जन ऑफ डिजिपिन फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी जो पोस्ट मंत्रालय है उसने डिजिपिन का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, ताकि जो पब्लिक कमेंट्स हैं और जो हमारे सलाहकार लोग हैं इनके ओपिनियंस को हम ले सकें। तो खास बात क्या है कि यहाँ पे डिजिपिन दरअसल क्या होता है, ठीक है। अगर हम डिजिपिन की बात करें तो डिजिपिन क्या होता है जरा पहले इसको समझें, फिर उसके बाद हम बात करें कि इससे क्या क्या मतलब लाभ हो सकते हैं या क्यों इसको लाया गया। तो डिजिपिन क्या है, डाक विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण सार्वजनिक टिप्पणियों और विशेषज्ञों की राय के लिए यानी कमेंट्स और एक्सपर्टीज के लिए इसको लाया। डिजिपिन भारत में एक भू सांकेतिक पता प्रणाली स्थापित करने की पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पता ग्रिड का विकास करना और सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलीवरी को सरलीकृत पता समाधान सुनिश्चित करना है। जैसे आप देखिए कि अगर मान लो मुझे किसी को चिट्ठी भेजनी है या आपको किसी को भी चिट्ठी भेजनी है, तो आप उसमें लिखते हैं ना, टू डियर फला या दिस एड्रेस इलाहाबाद पिन कोड दिस वन, है ना। तो इस तरीके से वो चीजें पहुंचती हैं। जैसे कई बार आपने ईमेल में भी देखा होगा, तो आप लिखते हैं ना www मतलब @something.com। तो वहां पे क्या होता है कि कई बार कहते हैं ना, ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड, और कई बार जो डाकिया है वो भी चिट्ठी वापस कर देता है कि सही पते पर नहीं पहुंची। तो अभी इस चीज को और ज्यादा सरलीकृत किया जा रहा है और इसकी जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग का मतलब कि अब जो भी लोकेशंस हैं उनको जो मैप है आपका जी मैप वहीं से अटैच कर दिया जाए। अब जब कोई चीज जी मैप से अटैच हो जाएगी यानी जियो मैपिंग हो जाएगी, तो बट ऑब्वियसली अब ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपको जहां भी पहुंचानी है वो सही समय पे सही जगह पे पहुंचा दी जाएगी, ठीक। तो अब इससे इसका महत्व अगर हम देखें तो सबसे बड़ा महत्व क्या होगा कि इसका उपयोग दिशात्मक गुणों के साथ पते को तर्क संगत रूप से स्थित करने के लिए किया जाएगा, और यह भूस्थानिक शासन को एक मजबूत स्तंभ और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के लिए आधारभूत परत के रूप में कार्य करेगा। तो इसी के लिए डिजिपिन, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये लाया गया है। डिजिपिन दिस इज डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये लाया गया है और इसी के लिए कार्यवाही की जा रही है। चलिए हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, जहां बजट 2024 में एक बार बात की गई। बिहार विष्णुपाद एंड महाबोधि टेम्पल फॉर विच कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आंध्रा और क्या कहते हैं बिहार के लिए वैसे भी बजट बड़ी सौगात बड़े गिफ्ट लेके आया था। तो और आपको पता ही है कि वो सारे गिफ्ट्स क्यों लाए गए। तो इसी में ये न्यूज आ रही थी कि बिहार का जो विष्णुपाद टेम्पल है और महाबोधि टेम्पल, वहां पे कॉरिडोर की बात की जा रही थी। अब कॉरिडोर की बात करें तो जैसे क्या होता है कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या मथुरा कॉरिडोर की बात सुनी होगी, यानी इस तरीके से गैलरी बनाई जाए जैसे आपका काशी में है ना कि सीधा गंगा घाट से या दशाश्वमेध घाट से आप सीधा बाबा विश्वनाथ तक पहुंच जाएंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा रश एक्स्ट्रा ट्रैफिक है वो आपको आप उसको बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। नाउ दीज टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस कॉरिडोर। तो हम बात करते पहले तो बिहार के विष्णुपाद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल, जहाँ के लिए हमारे बजट ने कॉरिडोर की बात की है कि कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। अब ये जो दोनों चीजें हैं, जो बेसिक एजेंडा आया वो आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शन आया है। तो जरा समझते हैं कि क्या कहा।
देखिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वे विष्णुपद मंदिर और बोध गया के बोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं मतलब प्रस्तावित कर रही हैं। देखिए, जो विष्णुपद मंदिर है बेसिकली ये गया में सिचुएटेड है। आपको पता है गया का मतलब है कि जो लोग चले गए हैं दुनिया से, वहां पे बेसिकली उनका पिंडदान वगैरह होता है। तो पिंडदान में क्या कहते हैं ना कि आपकी आत्मा को शांति मिले, तो वहां पे आपको पता है कि पूरे भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये जो कॉरिडोर परियोजनाएं लाई गई है। सेकंड चीज याद रखिएगा कि लगातार सरकार का जो जोर है वो टूरिज्म सेक्टर पे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का भी रीजन ये है कि टूरिज्म ये वो सेक्टर है जहां पे आप अधिक से अधिक जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई दुकान खोलेगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। कोई वहां पे सपोज करो कुछ बेच रहा है, कोई कैमरे से फोटो ही खींच रहा है, मतलब बहुत सारे अनस्किल्ड प्लस स्किल्ड दोनों जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पे विष्णुपद मंदिर की बात की गई और दूसरा बोध गया के महाबोधि मंदिर की बात की गई। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका जो विश्व स्तरीय तीर्थ के रूप में इसको डेवलप किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत समेत विश्व के लोग भी यहाँ पे आते हैं। जैसे आपकी काशी विश्वनाथ परियोजना है ना, कॉरिडोर परियोजना, जिसमें दशाश्वमेध घाट को विश्वनाथ टेम्पल से जोड़ा गया है। सेम वे यहाँ पे भी जो आपका मंदिर है उसको कॉरिडोर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे एक्स्ट्रा रस एंड एक्स्ट्रा ट्रैफिक को बहुत हद तक सीमित किया जा सकेगा, बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। अब अगर विष्णुपाद मंदिर को बात करें तो नाम ही है विष्णुपद। पद मतलब होता है पैर। तो ये अगर इस मंदिर का आप फोटो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पैर बना हुआ है, यानी विष्णु जी के पैर से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। तो विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 40 सेंटीमीटर लंबा फुट मार्क है, मतलब पद चिन्ह है, जो माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान विष्णु का ही ये जो है पैर का छाप है। इस मंदिर में लगभग आप बात करें तो 1787 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ पे ये जो मंदिर है लगभग 100 फीट ऊंचा और 44 स्तंभों पर खड़ा है और फल्गु नदी के तट पर स्थित है। जब पितृपक्ष होता है तो यहाँ पे पूर्वजों को याद करने के लिए अनुष्ठान के समय यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। ये आपके सामने है आपका विष्णुपद मंदिर में। जैसे मैंने बताया कि ये विष्णु का पद है, ऐसा माना जाता है कि श्री भगवान विष्णु के ही पैर हैं और इन्हीं को समर्पित करके ये मंदिर बनाए गए हैं। हमारे हिंदू रिचुअल्स की बात करें तो वहां पे कहा जाता है कि हम जन्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं। बेसिकली हिंदुइज्म में पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ती है, इसके बाद जब वो मतलब दूसरे देह में प्रवेश के पहले उनको शांति मिल जाए, मतलब उनको इस जो पिछला जन्म है, उससे जो भी कोई मोह वगैरह वो समाप्त हो सके और वो आराम से या तो स्वर्ग या किसी और बॉडी में अगर वो जा रही हैं तो वो शांति से आगे बढ़ सके, इसके लिए पिंडदान किया जाता है ताकि उनको स्वर्ग और इसकी प्राप्ति हो जाए, जो हिंदू माइथोलॉजी की अपनी बेसिक मान्यताएं हैं। और कहा जाता है कि विष्णु के पास जाते ही सभी को मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में जो पिंडदान है, पिंडदान करने के बाद श्री विष्णु के चरण पकड़ लिए जाते हैं कि बस भगवान अब तुम कल्याण करो, और इसी को सिग्निफाई करता हुआ ये मंदिर है। तो ये जो मंदिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि उत्तर भारत का मंदिर है, उत्तर भारत के जो भी मंदिर है वो नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में, यानी ये हो गया आपका शिखर, आमलक, कलश, और ये का पूरा हो गया महामंडप। इसके बाद जो दूसरा मंदिर है वो महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में आता है। बेसिकली गौतम बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था और इसी के नाम पे इसको महाबोधि मंदिर कहते हैं। इसका जो निर्माण है पहले तो इसको अशोक ने करवाया था। आपको पता है कि बेसिकली जो स्तूपा आर्किटेक्चर है ना, स्तूपा आर्किटेक्चर की शुरुआत भी अशोका के टाइम से ही हुई थी। तो इस मंदिर को भी अशोक ने ही शुरू किया था। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में किया था। वर्तमान संरचना 5वीं-6वीं सदी की है। यह मंदिर सबसे प्रारंभिक ईंट से बने बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है ना, इसको बहुत आदर से देखा जाता है। कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है वो पहले तो जब अपने घर से राजकुमार रहते हैं, घर छोड़ते हैं, तो सबसे पहले उनको वृद्ध, फिर बीमार, फिर मृत, फिर योगी जब मिलता है, और योगी मिलने से उनको समझ में आ गया था कि सारी जो समस्याएं उनका रूट कॉज इच्छा है। और इच्छा है मतलब क्या कहते हैं, अगर लालसा है, इच्छा है, तो फिर इच्छा को अगर समाप्त करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। और इस चीज तक जब वो पहुंचते हैं, तो जब वो अपने घर से निकलते हैं तो वो यही जानना चाहते हैं कि सारे दुखों का कारण क्या है। तो लोगों से वो मिलते हैं, किसी ने उनको बोला काया क्लेश करो। काया क्लेश का मतलब होता है अपने आप को तपाओ, तपस्या करो, बाल बाल नोचो। ठीक है, तो उससे उनको बुद्ध को कुछ नहीं मिला। जब बुद्ध को कुछ नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मतलब अपने भीतर ही सत्य की खोज करने के लगते हैं ना। वो तनवीर गाजी जी की फेमस लाइन है ना, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो वैसे ही बुद्धा भी अपने अंदर जो है सत्य की तलाश करने लगते हैं, और जब सत्य की तलाश करते हैं तो मेडिटेटिव पोज में उनको
आभास होता है कि नहीं मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत की। तो जो निर्वाण है ना वो बुद्धिज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। और इसको अलग अलग जातक कथाओं के माध्यम से हो या जो मूर्ति संरचना या मंदिर संरचना हो इसके माध्यम से दिखाया जाता है। जहाँ पे आप देखते होंगे गांधार कला, मूर्ति कला, यहाँ पे भी बुद्ध को मेडिटेटिव पोज में दिखाया जाता है। उनके पीछे जो आभा मंडल है या जो उर्मिका है उनके माध्यम से दर्शाया जाता है कि कैसे बुद्ध निर्वाण के स्तर में पहुंच रहे हैं। सेम जो ये घटना घटी है क्योंकि महाबोधि में घटी है। और कहा जाता है जो महाबोधि वृक्ष है उसको शशांक नाम के शासक ने कटवा भी दिया था। एक टाइम ऐसा था जब बुद्धिज्म का बोलबाला था, उसके बाद जब धीरे धीरे बुद्धिज्म डिक्लाइन करने लगता है और ब्राह्मण धर्म का उदय होता है तो शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया था। और अभी जो वहां पे बोधि वृक्ष है वो श्रीलंका से लाया गया जिसको अशोक ने वहां पे लगवाया था। तो ये तो रही बात बोधि मंदिर की। और क्योंकि देखिएगा तो इंडिया से ही बुद्धिज्म का इमरजेंस हुआ। हालांकि जो बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल की तराई में, लेकिन धीरे धीरे जो उनका कर्म भूमि रही वो भारत रही। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है पूरे वर्ल्ड में वो बुद्धिज्म है। और बुद्धिज्म के साथ खास बात यह है कि वर्ल्ड में जो भी बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन है पूरे दुनिया में, जो आज बुद्धिज्म का बोलबाला है, आप देखिए कितने सारे ऐसे देश है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो। तो वहां पे ये बात कही जाती है कि अगर आने वाले टाइम में इंडिया को कल्चरल इंटीग्रेशन की जरूरत होगी तो वहां पे बुद्धा जो है सेंट्रल थीम पे होंगे। और इसके लिए जो है बुद्धिज्म में जो महाबोधि मंदिर है वो विशेष स्थान रखता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है आपका महाबोधि मंदिर। अब हम द प्रिंट की न्यूज उठाते हैं कल्चरल मैपिंग को लेकर। तो कल्चरल मैपिंग इनिशिएटिव लॉन्च इन इंडिया अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। अब ये क्या है? तो भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन शुरू किया है। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक धरोहर और इसके विकास और पहचान में भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो किस बारे में? जितने भी हमारे भारत में सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर ऐसे जिनका भी सांस्कृतिक महत्व है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक विरासत, एक धरोहर। धरोहर का मतलब जो पिछली सदियों से हमारे पास आई और धरा पे स्थित है ना, पृथ्वी पर स्थित है, उसको कहते हैं धरोहर। तो इनके बारे में लोगों को समझाना, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगर आपने ऑनरेबल सुधा मूर्ति की लोकसभा स्पीच सुनी हो तो उन्होंने भी ये चीजें कही थी कि कई सारे हमारे भारत में इतने सारे चीजें हैं देखने के लिए, भले ही वो यूनेस्को साइट में नहीं आती लेकिन हम उसको बहुत निग्लेक्ट करके चलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हीं के बारे में थोड़ी जागरूकता और बढ़ाएं, जिससे जो वर्ल्ड में टूरिज्म सेक्टर है, देखने लोग जाते हैं, वो इंडिया आना शुरू करें। क्योंकि इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू इनहेंस टूरिज्म, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि लगभग 6.5 लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा, जिसमें उनके भौगोलिक और जनसंख्यिकी प्रोफाइल और सांस्कृतिक संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। तो मैपिंग का सिंपल मतलब ये होता है, मैपिंग इज ऑल अबाउट पैमाना, कि थोड़े में ही बहुत सारी बातें बता दी जाए। तो बेसिकली जो 6.5 लाख गांव हैं उनको इस पूरी योजना से जोड़ा जाएगा। इस मिशन में कलाकारों और कला प्रथाओं के राष्ट्रीय रजिस्टर का भी निर्माण किया जाएगा। एक वेब पोर्टल बनाएंगे और मोबाइल ऐप विकसित करेंगे। सबको पता है कि नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऐप। ठीक है, तो एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा जो सारी चीजों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी देगा। अगर हम बात करें तो इस परियोजना, यह परियोजना 2011 की जनगणना में सूचीबद्ध सभी आबादी वाले गांवों को लक्षित करती है। और इस पहल में बिहार के गांव भी शामिल हैं। तो वैसे तो बिहार के लिए बहुत सारी सौगात, तो ये यहाँ पे भी बिहार के कई गांवों को शामिल किया गया है। और इससे इससे एक ये भी फायदा होगा कि आने वाले टाइम में, बट ऑब्वियस सी बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी, पर्यटन आराम से बढ़ाया जा सकेगा। तो अब हम चलते हैं आज की महत्वपूर्ण लोकेशन की तरफ, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण लोकेशन दरअसल क्या है। तो देखिए हम बात करते हैं नेपाल में अभी हाल ही में आपको पता है कि एयरलाइन क्रैश हुआ था। तो चलिए जरा हम उस पूरी जो जो घटना जहाँ पे घटित हुई इसको लोकेशन देखते हैं। तो सॉरी एयरलाइंस एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू। काठमांडू से जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है वहां से ये जो फ्लाइट है वो चलती है, और ये जो पोखरा सेंट्रल नेपाल है वहां पे क्रैश कर जाती है। शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट वीड ऑफ टू द राइट एंड क्रैश्ड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द रनवे। रनवे के पास ये क्रैश कर गई, और जो क्रैश है उसकी वजह से, अब जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। और इसमें अभी के आंकड़ों के हिसाब से 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर आप नेपाल को देखेंगे तो नेपाल के बिल्कुल ईस्ट में स्थित है काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट, और यहाँ पास में है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पे जाना था, विच इज डेस्टिनी ना, जो डेस्टिनेशन था वो था पोखरा, और ये जो फ्लाइट है वो शुरू हुई थी काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट से।
तो अभी आज हमने समाचार मंथन में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको कवर कर लिया। वैसे तो सुबह भी हमने काफ़ी न्यूज़ किया, डिस्कशन आपके साथ किया था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क इश्यू वो सारी न्यूज़ बीच में ही एब्रप्टली खत्म हो गई थी। तो दिस इज़ अ बेसिकली रिवीजन क्लास, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और जो पीडीएफ है वो आप जाके मेरे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन टाइम में कोई भी इशू नहीं आए। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की। देखिए यूपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 23,999 रुपए में उपलब्ध है। अब इससे बेहतर ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला है और ना ही ये प्राइस दोबारा लौटने वाली है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इतने सीमित दरों में, तो जल्दी से जल्दी शुरू करिएगा अपनी तैयारी जीत की। और ये वो कोर्स है ना जिसने पिछले सालों में 70 से ज्यादा जो है सिलेक्शन दिए हैं। इस पूरे ही बैच में आपको जीएससी, सैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको बाहर से फिर कुछ लेना ही नहीं है, ना बाहर से कोई चाट, ना फुल्की, ना समोसा, सब कुछ इसी बैच के साथ। अनलिमिटेड एक्सेस होगी आपके पास बैच की। इसके बाद हम बात करें तो बैचेस 2026 के लिए नीव बैच, जो कि 2 सालों का बैच है। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, एनसीईआरटी कवरेज, सीसैट प्रिपरेशन यहाँ पे होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। ये जो बैच है ये 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऑप्शनल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल आपके लिए, इनमें से जिस भी ऑप्शनल के साथ आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल पाएंगी, जहाँ से आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा टेलीग्राम पेज का आईडी है, जहाँ से आपको लेक्चर का पीडीएफ, लेक्चर से आने वाले लेक्चर्स की जानकारी, लेक्चर्स की जो आईडीज हैं वो, और इसके साथ ही साथ अगर तो आपको एनसीईआरटी या पिछले सालों का पेपर भी चाहिए तो वो भी आप इस आईडी से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे जो अनअकैडमी का ऐप का पेज है वहां से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप सर्च करिएगा ख्याति खरे, या मेरा जो ये कोड है के लाइव 31, इस कोड डायल कीजिएगा। दोनों ही माध्यम से आप मेरे पेज पे जुड़ पाएंगे, जहाँ से आपको आने वाले टाइम में कौन कौन सी कोर्सेज आ रहे हैं इसकी जानकारी मिल पाएगी। स्पेशल क्लासेस आप सॉल्व करना चाहें, स्पेशल क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहें, तो प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे समाचार मंथन में जितने भी ये मुद्दे हमने डिस्कस किए होते हैं उससे जुड़े हुए स्पेशल क्लासेस में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो जुड़िएगा स्पेशल क्लासेस में, जहाँ पे हम और आप मिलकर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के समाचार मंथन में हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।